नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां पिता की स्मृति में बेटे का सेवा संकल्प डॉक्टर संजय जामलिया ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। साथ ही बताएंगे कैसे मेरठ में थाना लिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामदगी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त गोली लगने से घायल, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगर मालवा के मोहना में स्वर्गीय रतनलाल जामलिया की 14वीं पुण्यतिथि पर उनके पुत्र हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय जामलिया ने पिता की स्मृति में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर आयोजित किया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुए इस कार्यक्रम में 65 यूनिट रक्तदान हुआ और 718 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 95 मरीजों को मधुमेह की दवाइयां, 312 लोगों की आंखों की जांच और 145 जरूरतमंद मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन व दवाइयां प्रदान की गई। डॉक्टर संजय जामलिया ने पिता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर उनकी शिक्षाओं और मानवता की सेवा को याद किया। शिविर ने संदेश दिया कि मृत्यु देह की होती है, विचारों की नहीं। कार्यक्रम में ग्रामीण समाज सेवी और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नगर प्रशासन ने 2025 के धुले नगर निगम चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं और राज्य चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार चुनाव प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू होगी। नगर आयुक्त नितिन कपडनिस ने बताया कि राजपत्र अधिसूचना के बाद नामांकन जांच, वैध उम्मीदवारी की सूची, नाम वापसी और चिन्ह आवंटन जैसे चरण पूरे किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया की सुचारू निगरानी के लिए 6 चुनाव निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं आचार संहिता के पालन हेतु उप कलेक्टर स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। उम्मीदवारों के खर्च और विज्ञापनों पर निगरानी के लिए व्यय सत्यापन प्रकोष्ठ और विज्ञापन सह नियंत्रण समिति बनाई गई है। मतदाता सूची 27 दिसंबर तक मतदान केंद्रवार प्रकाशित की जाएगी। आयुक्त कपडनिस ने कहा, नगर प्रशासन राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक पारदर्शी और अनुशासित चुनाव संपन्न होगा। 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम मान्य राज्य निवडणूक आयोगाने काल दिनांक 15 डिसेंबर 2025 ला जाहीर केलेला आहे। यामध्ये धुळे महानगरपालिका क्षेत्राचा सुद्धा समावेश आहे। धुळे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025च्या अनुषंगाने महानगरपालिका प्रशासनाने तयारी सुरू केलेली आहे। निवडणुकीचा कार्यक्रम साधारणतः 18 डिसेंबरपासून सुरू होईल। 18 डिसेंबरला निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणे, नामनिर्देशन पत्रांची छाननी, नामनिर्देशित वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे, उमेदवारी मागे घेणे, निवडणूक चिन्ह नेमून देणे याबाबत मान्य राज्य निवडणूक आयोगाने एक दिनांकनिहाय कार्यक्रम घोषित केलेला आहे। या दिनांकानुसार आणि या कार्यक्रमानुसार महानगरपालिका क्षेत्रातही सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम पार पाडला जाईल याबाबत प्रशासन दक्षता घेत आहे। काल राज्य निवडणूक आयोगाचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर तात्काळ महानगरपालिकेने ह्या निवडणूक कामासाठी आवश्यक जे काही पथकं आणि कक्ष स्थापन करायचे असतात त्याबाबतची कार्यवाही सुरू केलेली आहे। महानगरपालिका स्तरावर निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी 6 निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती महानगरपालिकेने केलेली आहे। त्यासोबत आचारसंहिता कक्षासाठी एक आचारसंहिता कक्ष प्रमुख म्हणून उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती महानगरपालिकेने केलेली आहे। महानगरपालिका स्तरावर उमेदवारांना दैनंदिन जो खर्च सादर करायचा असतो त्या खर्चाच्या पडताळणीसाठी खर्च पडताळणी कक्ष स्थापन केलेला आहे आणि आमचे मुख्य लेखापरीक्षक हे त्या कक्षाचे प्रमुख आहेत। त्याचबरोबर नागरिकांसाठी आणि उमेदवारांसाठी इलेक्शन संदर्भात, इलेक्शनच्या नियमांसंदर्भात, नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासंदर्भात कुठलीही मदत आवश्यक असेल तर महानगरपालिकेने मदत कक्ष स्थापन केलेला आहे। या मदत कक्षाची माहिती वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून आणि महानगरपालिका संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सगळ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर निवडणुकीमध्ये ज्या काही जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात उमेदवारांकडून त्याबाबतची जाहिरात संनियंत्रण समिती सुद्धा महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली आहे। याच्यापुढे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट।
दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने दोबना गांव के पास साइकिल सवार 10वीं की छात्रा आरती कुमारी को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय छात्र और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और बालू माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन और परिवहन का सिलसिला लगातार चल रहा है और प्रशासन अक्सर खानापूर्ति में लगा रहता है। घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद कोई वरीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। केवल अंचलाधिकारी अमन कुमार ने समझाने का प्रयास किया। मुफस्सिल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र में गौकशी की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हो गए। चौकी आसिफाबाद के घर से 10 किलो गौमांस बरामद किया गया, जिसके बाद मुकदमा धारा 358 CS के तहत दर्ज किया गया। अभियुक्त रज्जाक पुत्र असगर और उसका बेटा उस्मान पुलिस पर फायरिंग करने के दौरान घायल हुए। उनके कब्जे से गौकशी के उपकरण, 2 315 बोर के तमंचे और कारतूस, 1 तावपड़ा, 3 बड़े चाकू, लकड़ी का गुटका और एक थैला बरामद हुए। घायल अभियुक्तों का उपचार CHC परीक्षितगढ़ में किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों में फारूक, नजाकत, अरसद, शाहरुख और रज्जाक कवीवी शामिल हैं। कार्यवाही पुलिस की सतर्कता और आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही का परिणाम है। दिनांक 16 दिसंबर 2025 को थाना परीक्षितगढ़ के आसिफाबाद चौकी क्षेत्र के जब्बापुरी इलाके में गौकशी की सूचना एक घर में प्राप्त हुई। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह मौके से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। वह लगभग 10 किलो मांस बरामद किया गया, जिसको लैब में परीक्षण हेतु भिजवाया गया है। इसमें इसी के क्रम में जब गौकशी के उपकरणों के हेतु बरामदगी के हेतु पासी के खेत में रजाक व उस्मान को ले जाया गया, तब वहां पर पहले से ही इनके द्वारा छिपाए गए शस्त्रों द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोला गया। इसी की जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी इन पर फायर खोला गया, जिसमें रजाक व उस्मान को पैर में गोली लगी है। वह उपचार हेतु इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें थाने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने 16 दिसंबर को हुई फायरिंग की घटना में मुख्य आरोपी अज्जू उर्फ शाहद 21 वर्षीय पुत्र इरशाद निवासी श्यामनगर मेरठ को गिरफ्तार किया। वादी जीशान पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर लिसाड़ी रोड खुशहाल नगर टंकी के पास खंडहर में छिपाए गए अवैध तमंचा, 315 बोर और एक खोखा कारतूस बरामद किए। बरामदगी के दौरान अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसे देखते हुए पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की, जिसमें अज्जू के बाएं पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। ये कार्यवाही प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना लिसाड़ी गेट पुलिस टीम द्वारा अंजाम दी गई और मामले में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही जारी है। सर, मुठभेड़ हुई है, कौन अपराधी है, क्या इतिहास है? आज थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में दोपहर में खुशहाल नगर क्षेत्र में एक युवक जिसका नाम जीशान है, उसके पैर में गोली लग गई थी। इसमें नामजद तहरीर के आधार पर 2 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें देर शाम अभी मुखबिर खास की सूचना पर एक अभियुक्त जिसका नाम शाहद पुत्र इरशाद है, जो कि फलक पैलेस थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इन दोस्तों के बीच में कुछ विवाद हो रहा था, जिस पर जीशान ने इनके साथ टोका टाकी की थी, कुछ बदतमीजी की थी, जिस पर इनके द्वारा उसके ऊपर फायरिंग की गई थी। इसमें इसके द्वारा ये भी बताया गया कि घटना में प्रयुक्त तमंचा इसके द्वारा लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पानी की टंकी के पास छुपाया गया है। इस पर पुलिस पार्टी इसको लेकर पानी की टंकी के पास आई थी। शस्त्र बरामदगी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। इसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसका इतिहास क्या है अभी तक का? इसके खिलाफ एक मुकदमा अभी तक पंजीकृत पाया गया है। इसके अलावा और भी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट।
पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा थाना क्षेत्र में बीजीआर कंपनी के कर्मचारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। तकनीकी सेल की मदद से गोड्डा जिले के लालमटिया थाना अंतर्गत रानीडी निवासी अजय मुर्मू को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी मदन कुमार शर्मा ने बताया कि यह घटना 21 नवंबर 2025 को हुई थी, जब मधुसूदन के मोबाइल नंबर से कॉल कर 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। मामले की शिकायत पर 74/25 कांड दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी जांच के बाद अजय मुर्मू को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी के पास से अपराध में इस्तेमाल लावा कंपनी का मोबाइल फोन और एयरटेल सिम कार्ड बरामद हुआ। पुलिस अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्यवाही कर रही है। दिनांक 6/12/2025 को एक मामला प्रतिवेदित हुआ। ये बीजीआर कंपनी के कर्मचारी हैं मधुसूदन जी, इनके मोबाइल नंबर पर 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी, जिसके अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम की गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई और कांड निवेदन हेतु निर्देशित किया गया, जिसके आलोक में हम लोग जो है अनुसंधान के क्रम में अभी आप एक आदमी पकड़े गए, इनके पास से जिनकी निशानदेही से घटना में प्रयोग किया गया मोबाइल और सिम लगा हुआ बरामद किया गया। इसे उस आरोपी का सब नाम क्या है? अजय मुर्मू। कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है सर पहले इसका? हाँ, इसका एक आपराधिक इतिहास भी है। ये बुआरी रोड थाना से रंगदारी के मामले में ही जेल गया है। नाम सब क्या बताया? अजय मुर्मू। निवासी कहाँ का है? ये रहने वाला है जिरली बुआरी रोड थाना का है। जिरली। इसमें और लोग संयुक्त है क्या सर? ये अनुसंधान का विषय है। बरामदगी में क्या क्या है? मोबाइल और जिस मोबाइल सेट से और सिम से बात किया था, थ्रेट किया था, वो मोबाइल और सिम बरामद। इसको सर अरेस्टिंग कहाँ से हुआ सर? लालमटिया से। कितना की रंगदारी का मामला था सर? 50 लाख का। कब अरेस्टिंग की सर? कल। कहाँ से अरेस्टिंग हुई थी सर? लालमटिया से। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ निश्चितपुर गांव में निर्मित गौपाल गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी लुत्फुल हक ने हिस्सा लिया। श्री हक सहित गौशाला के अध्यक्ष किशोर खेमानी, दीनानाथ एलानी, निर्मल जैन, सुरेश जैन, विनोद जैन, पवन जैन आदि द्वारा फलदार पौधों का रोपण किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि सहित गौशाला के अधिकारियों द्वारा गौग्रास भी कराया गया। समाज सेवी श्री हक ने गौपाल गौशाला को हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिलाया। गौशाला के अध्यक्ष किशोर खेमानी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम लोग अपने पाकुड़ के प्रसिद्ध समाज सेवी लुत्फुल जी को गौशाला आने के लिए आमंत्रित किए थे और हमें खुशी है कि उन्होंने गौशाला आकर के गौशाला का परिभ्रमण किया है। और गौशाला जैसी संस्थाओं को हमेशा कुछ न कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है। हमने अपनी तरफ से अपनी बातों को उनके सामने रखा है और उन्होंने उन बातों को सुनने के बाद सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करके जो उचित उनकी तरफ से हो सकेगा अपनी तरफ से मदद करने का हमें आश्वासन दिया है। हाँ, क्योंकि अब उनके जैसे समाज सेवी हमारी गौशाला के अंदर में आए और हमारी यह एक नीति है कि जब भी कोई विशिष्ट व्यक्ति हमारे गौशाला के अंदर में पधारता है तो उनके हाथों से कम एक पौधा हम लोग जरूर अपनी तरफ से वृक्षारोपण करवाते हैं। तो उसी नीति के तहत ही हम लोगों ने उनके हाथों से भी 2 वृक्षारोपण यहाँ पे करवाए हैं, जो उनकी यादगार के रूप में इस गौशाला में सदैव रह जाएंगे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रांची के कोतवाली थाना में एक थानेदार अधिकांत महतो को वाहन जांच के दौरान एक स्कूटी सवार युवक के विरोध के चलते लाइन हाजिर कर दिया गया। घटना तब हुई जब थानेदार शहर के सुभाष चौक पर वाहन जांच कर रहे थे और युवक, जो वीआईपी का बॉडीगार्ड निकला, ने खुलेआम धमकी दी और थानेदार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी और वरिष्ठ एसपी मौके पर पहुंचे, लेकिन बॉडीगार्ड ने किसी की नहीं सुनी। अंततः आधी रात को रांची एसपी ने थानेदार को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। इस घटना ने पुलिस सिस्टम की मजबूरी और सत्ता के दबाव को उजागर किया है और सवाल उठाए हैं कि क्या कानून पालन करना अब अपराध बन गया है और क्या कानून सभी के लिए बराबर नहीं रह गया। रांची से सी न्यूज संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। झारखंड के मांडर महाविद्यालय में छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों सहित छात्र छात्राएं 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सभी विषयों में शिक्षक नियुक्ति, बीएड, बीएससी, एमएससी, बीबीए, बीसीए और पीजी स्तर पर पढ़ाई शुरू करना, छात्राओं के लिए कॉमन रूम और सुरक्षित शौचालय, पेयजल, वाईफाई, पार्किंग व पुस्तकालय की व्यवस्था, परिसर में सीसीटीवी और भ्रष्टाचार की जांच शामिल है। कॉलेज में कई विषयों में शिक्षक नहीं हैं, छात्राओं के लिए सुविधाएं जर्जर हैं और नए बने भवनों का हैंडओवर नहीं हुआ। प्रभारी प्राचार्य कपशाही ने कहा कि मांगों को विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू तक भेज दिया गया है, लेकिन कोई वार्ता नहीं हुई। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, भूख हड़ताल जारी रहेगी। आज हम सब मांडर महाविद्यालय मांडर के प्रमुख द्वार पर सांकेतिक रूप से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और यह हमारा पहला दिन है। और जो हम 13 सूत्री मांग किसके पास है, 13 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं, वो मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सर्वप्रथम, राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, प्रभार पर है। प्रभारी जो प्रति कुलपति होते हैं, प्रो-वीसी जिसको कहा जाता है, उसकी कमी है। रांची विश्वविद्यालय में 90% शिक्षकों की कमी है। गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी काफी कम है। उसी तरह मांडर महाविद्यालय मांडर में भी उर्दू, नागपुरी, संस्कृत, एंथ्रोपोलॉजी जैसे विभिन्न विषयों में शिक्षक न के बराबर है, एकदम नहीं है। बाकी अन्य विषय में भी 1-2 शिक्षक हैं। अभी कॉमर्स में करीब सभी सेशन को मिलाकर 500 से अधिक छात्र नामांकित हैं और सिर्फ 1 शिक्षक हैं। उनके ऊपर परीक्षा नियंत्रक का प्रभार है। और अभी जो निवर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर गावा तिग्गा थे, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उन पर भी अभी प्रभारी प्राचार्य का भी दायित्व है। तो एक व्यक्ति शिक्षक बन के पढ़ाएगा या अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। तो कॉमर्स में भी शिक्षक की भारी कमी है। छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है, अलग से शौचालय नहीं है। अगर मांडर महाविद्यालय मांडर की बात करें तो मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपया छात्रों से एडमिशन के समय लिया जाता है और शौचालय का हाल आप देखिए। ये मांडर महाविद्यालय मांडर का शौचालय है। ऐसा शौचालय जहां जाने से लोगों को फंगल इन्फेक्शन और तरह तरह की बीमारियां होंगी। क्या छात्राएं, हमारी झारखंड में जो मैया सामान दिया जाता है, हमारी छात्राएं किसी तरह गंदा शौचालय उपयोग करने के लिए झारखंड के गरीब मजदूर किसान के बच्चे इस तरह से गंदा शौचालय उपयोग करेंगे क्या? इसका जवाब महाविद्यालय प्रशासन को और विश्वविद्यालय प्रशासन को देना चाहिए। हाँ अरमान, कॉलेज में नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे कॉलेज में अगर कोई महिला के ड्रेस में असामाजिक तत्व या कोई टेररिस्ट घुस जाएगा, उसका जांच कौन करेगा? परीक्षा में छात्राओं का जांच होता है तो कौन करता है? महिला सुरक्षा कर्मी यहाँ पर क्यों नहीं? पार्किंग और वाईफाई का व्यवस्था, पार्किंग जब हम लोग आंदोलन किए थे खोल दिया फिर बंद कर दिया। पार्किंग में देखिए किसी का सामान रखा हुआ है, तो पार्किंग जो छात्र बाहर गाड़ी खड़ा करते हैं उसका जवाबदेही कौन लेगा? ड्रेस कोड का पालन नहीं होता कॉलेज में। लोग जो मन सो पहन के कॉलेज में घुस जाते हैं। विद्या के मंदिर में लोग बिना ड्रेस कोड के घुसते हैं। सेमेस्टर 1 के छात्रों का अभी जनवरी में एग्जाम होने वाला है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो लाइब्रेरी से पुस्तक नहीं ले पा रहे हैं। उसका जिम्मेवार कौन है? एडमिशन होने के 4 महीना के बाद अभी तक वो लोग को आइडेंटिटी कार्ड काहे नहीं मिला है? इसका जवाब हम लोग को चाहिए। पुस्तकालय में एक भी कर्मचारी नहीं है, एक प्रभार में लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय में पुस्तक नहीं है। अभी 14 लाख का बुक आया है, आपूर्ति हुआ है, वो छात्रों को क्यों नहीं मिल रहा है? तृतीय वर्ग के कर्मचारी की संख्या और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की संख्या, हम आपको बता दें कि तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी में अभी 50% या 60% से भी ज्यादा पद प्रभार में है। 40 में से 9 और 32 में से 7 कर्मचारी तृतीय और चतुर्थ वर्ग में क्रमशः कार्य कर रहे हैं। चतुर्थ वर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या 40 है और मात्र 9 कर्मचारी कार्यरत हैं। क्लर्क यानी कि तृतीय वर्ग में 32 पद स्वीकृत है और 7 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो कम कर्मचारियों से 8000 छात्रों का बोझ कैसे उठता होगा, ये आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। और छात्रों के भविष्य के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरा परिसर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आज हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा परिसर बन गया और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है। ड्रेस कोड का पालन नहीं होता है।
महिला सेल नहीं गठित है। महिला शिक्षक काम करती है, महिला कर्मचारी काम करती है, 4000 से अधिक छात्राएं पढ़ती है, लेकिन महिला सेल का गठन नहीं हुआ है। कल को अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है या कोई गलत कार्य होता है तो वो कहाँ कंप्लेन करेंगे? महिला सेल का गठन क्यों नहीं किया गया है? साथ ही साथ वर्तमान सरकार छात्रों को ई कल्याण की छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। छात्र पढ़ाई रोक कर कहीं मजदूरी करने के लिए, कहीं होटल में, कहीं कपड़ा दुकान में कार्य करने के लिए मजबूर है। उन्हें उनका छात्रवृत्ति कब मिलेगा ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। और सबसे बड़ा मांग है कि अभी 9 करोड़ 46 लाख और करीब 8 करोड़ 17 लाख से 2 भवन बनकर रेडी है, उसको सरकार कब कॉलेज प्रशासन को सौंपेगी। और बीएड की पढ़ाई जो हम मांग कर रहे हैं, मांडर के अन्य क्षेत्रों में 2 लाख 2.5 लाख देकर बच्चे बीएड कोर्स करते हैं और मांडर महाविद्यालय में बीएड कोर्स नहीं है। तो गरीब किसान मजदूर के छात्र 2.5 लाख देकर बीएड क्यों करेगा? यहाँ पर सरकार को बीएड का पढ़ाई शुरू करना चाहिए और 80,000 90,000 रुपया जो संथाल के कोल्हान विश्वविद्यालय में है, वो फीस चार्ट के अनुसार 80 से 90,000 में छात्रों को बीएड की पढ़ाई करवाना चाहिए। आज हम साइंस को और 2047 में विकसित भारत का बात करते हैं, हमारे मांडर महाविद्यालय में साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। क्या मांडर क्षेत्र के बच्चों को साइंस पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या यहाँ पर एमएससी का पढ़ाई नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? एमए में अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स क्यों नहीं है? अन्य विषय में एमए का पढ़ाई क्यों नहीं होता है? एमकॉम का पढ़ाई क्यों नहीं होता है? बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ाई क्यों नहीं होता है? अन्य प्राइवेट विश्वविद्यालय में बच्चे लाख लाख रुपया देके बीबीए का पढ़ाई करते हैं। मांडर महाविद्यालय में भवन बन के रेडी है, बीबीए का पढ़ाई क्यों नहीं होता है? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का पढ़ाई क्यों नहीं होता है? एआई का पढ़ाई क्यों नहीं होता है? बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ाई क्यों नहीं होता है? इन सभी विषयों को अगले सत्र से नामांकन प्रारंभ कराना उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय प्रशासन सुनिश्चित करे, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगे। छात्रों के लिए हमारी जान भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रहा जेल का बात, तो दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेलों में, देख लिया है देखेंगे। भारत माता की जय। रांची से सी न्यूज संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।